Hey guys, so welcome back to Ria Study, and today I will cover with you the second part of this poem as I have already published the first part. Okay, and if you haven't seen the first part, go ahead and watch it first. You can also watch it by clicking the I button. Okay, yes. So guys, I have published the first part, and in which I have covered 44 lines. As you all know that, guys, in this particular poem, 128 lines are there, 128 lines, and I have covered 44 lines in the first part. Okay, so in this part, in the second part I will cover 72 lines that is remaining, and then we will complete the first part. Okay, first part, or we can say the poem, an elegy written in a country churchyard. And actually guys, in it actually we can see the epitaph part. Okay, so this part, the epitaph part, we will cover in the third video. Okay, so I hope you can understand now. Okay, yeah, so चलिए guys स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग पहले, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो थॉमस ग्रे है, उन्होंने जो ये पोएम लिखी है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्रीज चर्चयार्ड, ये उन्होंने जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले होते हैं, किसान जो होते हैं ना, उनकी एबिलिटी की डेथ पर लिखा है, ऑन द डेथ ऑफ द एबिलिटी ऑफ विलेजर्स. तो गांव वालों में कितनी योग्यता थी, इतना टैलेंट था, लेकिन फिर भी कमी किस चीज़ की थी? अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म की कमी थी. यानी वो उनके अंदर भी वही टैलेंट होता है जो एक कॉमन पीपल, यानी हम जैसे जो लोग होते हैं ना, ग्रेट पर्सन और जो फेमस पर्सन होते हैं, तो उनके अंदर भी वैसा ही टैलेंट होता है गांव वालों के अंदर. लेकिन क्या होता है गाइज, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के कारण वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है. तो इस तरह से पोइट ने बहुत सी चीज़ें बताई थी. चलिए हम आगे का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. Perhaps in this neglected sport is laid. अब आगे पॉइंट कह रहा है कि perhaps यानी संभवतः in this neglected sport, इस उपेक्षित स्थान में is laid यानी लेटे हुए हैं या फिर दफन है. नेग्लेक्टेड स्पॉट यानी पहले पॉइंट ने बताया था कि जो गांव वाले जो मर गए हैं, दफन हो गए, उनके कब्र बनाई गई थी, उनके नॉर्मल कब्र बनाई गई थी, और उनके ऊपर ना तो कोई सजावट की गई थी, कलश वगैरह लिख के कोई उनके ऊपर कोई भी शब्द नहीं कुरेदे गए थे, ना ही उनकी प्रशंसा में कोई कुछ लाइनें लिख दी, ऐसा कुछ नहीं था उनके ऊपर. ठीक है, तो पॉइंट कह रहा है कि परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट, हो सकता है कि इस उपेक्षित स्थान पर, यानी जो कब्र वगैरह है उनमें, इज लेड लेटे हुए हों, सम हार्ट ऐसे हृदय, वंस प्रेग्नेंट विद, प्रेग्नेंट यानी भरे होना, प्रेग्नेंट यानी भरे होना, विद सेलेस्टियल फायर, सेलेस्टियल फायर यानी देवीय अग्नि. ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो हृदय हैं वो एक बार देवीय अग्नि से भरे हों. यानी आज जो ग्रामीण मर चुके हैं ना, तो हो सकता है कभी वो एक देवीय अग्नि रखते हो, यानी बहुत अच्छे, ईमानदार, और मतलब एक अच्छी ऑनेस्टी पर्सन, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी देवी अग्नि उनके अंदर थी. ठीक है, हैंड्स, और कुछ के हाथों में तो इतनी शक्ति थी दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, कि वो जो राजदंड, साम्राज्य का जो राजदंड है, रोड यानी होता है राजदंड, एम्पायर यानी साम्राज्य, तो साम्राज्य का जो राजदंड होता है उसको भी हैव स्वेड, यानी वो उस पर शासन कर सकते थे, उसको लेकर वो शासन कर सकते थे. यानी हो सकता था किसी में राजा बनने की एबिलिटी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ना मिलने के कारण क्या हुआ, वो पीछे रह गए. ठीक है, और वैग्ड, और कुछ तो ऐसे थे जो जागृत कर सकते थे, टू एक्सटेसी, उन्माद को. ठीक है, एक्सटेसी यानी उन्माद को, द लिविंग लायर यानी जीवंत कविता के, जीवंत कविता के उन्माद को वो जागृत कर सकते. कहने का मतलब है कि वो कवि बन सकते थे. ठीक है, हो सकता था किसी में इतनी एबिलिटी हो कि वो कवि बन सकते हो. ठीक है, लेकिन उनके टैलेंट को कहाँ दबा दिया गया? क्यों दबा दिया गया? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ कभी नहीं मिल पाई. ठीक है, आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिले उन्हें, भाग्य ने उन्हें अवसर नहीं दिए. ठीक है, आगे के स्टेंजा देखते हैं. बट नॉलेज टू दियर आईज हर एम्पल पेज, लेकिन नॉलेज यानी ज्ञान ने, टू दियर आईज उनकी आंखों के प्रति, यानी ज्ञान ने उनकी आंखों के प्रति या उनकी आंखों के आगे, हर एम्पल पेज, हर यहाँ पर किसके आ रहा है? नॉलेज के लिए आ रहा है. हर एम्पल पेज यानी अपने जो विस्तृत पृष्ठ हैं उनको कभी नहीं खोला. ठीक है, लेकिन ज्ञान ने उनकी आंखों के आगे हर एम्पल पेज, अपने विस्तृत पृष्ठों को कभी नहीं खोला. रिच, जो पृष्ठ भरे हुए थे, रिच यानी भरे होना, विद द स्पॉइल ऑफ टाइम, स्पॉइल ऑफ टाइम यानी अतीत के अवशेषों के साथ. ओके, स्पॉइल ऑफ टाइम यानी अतीत के अवशेषों के साथ, डिड नेवर अनरोल, और उनको भी उन्होंने कभी भी प्रकट नहीं किया. यानी ज्ञान ऐसी चीज थी कि ज्ञान ने कभी उन्हें अवसर ही नहीं दिया. ज्ञान ने अपने पृष्ठों को उन ग्रामीणों के आगे कभी खोला ही नहीं. क्यों नहीं खोला गाइस? क्योंकि भाग्य ने उन्हें कभी अवसर नहीं दिया. चिल पेन्यूरी रिप्रेज्ड दियर नोबल रेज, चिल पेन्यूरी यानी ठंडी गरीबी,
ठंडी गरीबी ने रिप्रेस्ड यानी दबा दिया, ठंडी गरीबी ने दबा दिया देयर नोबल रेज, उनके जोश को। यानी एक इंसान कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है गाइज, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी गरीबी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हम अपने सपनों को दबा देते हैं, ठीक है। एज यू ऑल नो, यू नो वी कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन योर प्रैक्टिकल, यानी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं, हम खुद भी हो सकते हैं, जो अपनी गरीबी के कारण क्या होता है कि अपने सपनों को दबाना पड़ता है हमें, ठीक है। यस, एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, एंड फ्रोज यानी और उस ठंडी गरीबी ने जमा दिया उनके वास्तविक बहाव को, किसके बहाव को, ऑफ द सोल यानी आत्मा के, उनकी आत्मा का जो वास्तविक बहाव था, यानी वो आत्मा से कुछ और थे, लेकिन क्या हुआ गरीबी के कारण उनको अपने वही काम करना पड़ा जो उन्हें करना, वो जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, यानी उनको अपने सपनों को, अपनी टैलेंट को कहीं ना कहीं दबाना पड़ा, ठीक है। यस, फुल मैनियज़म ऑफ प्योरेस्ट रेस सेरेन, फुल मैनियज़म यानी, अब पोइट आगे कह रहा है, ये जो लाइन्स है ना गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा इस पर। फुल मैनियज़म, अनेक रत्न तो ऐसे पैदा हुए, ऑफ प्योरेस्ट रे, प्योरेस्ट रे यानी होता है पवित्र जो शांत, प्योरेस्ट रे सैरन का लिखिएगा इस पवित्र शांत किरणों के, पवित्र शांत किरणों के फुल मैनियजेम, अनेक रत्न तो ऐसे थे गाइज, द डार्क अनफैथोम्ड केव्स ऑफ ओशियन बार, डार्क यानी अंधकारपूर्ण, डार्क यानी अंधकारपूर्ण, अनफैथोम्ड यानी होता है अत्यधिक, केव्स यानी गहरे तल में, ऑफ ओशियन यानी महासागर के बियर यानी समाये हुए, ठीक है। यस, तो पोइट कह रहा है कि अनेक रत्न तो ऐसे थे पवित्र शांत किरणों के, जो कि अंधकारपूर्ण अत्यधिक गहरे तल में, किसके गहरे तल में, ऑफ ओशन महासागर के गहरे तल में बियर यानी समाये हुए, यानी बेचारे इतने रत्न थे, यानी वो रत्न के समान थे। रत्न के समान क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था गाइज, लेकिन क्या हुआ, उनको भाग्य ने अवसर नहीं दिया कभी, इसके कारण क्या हुआ, वो अंधकारपूर्ण गहरे तल, अंधकारपूर्ण क्यों कहा है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अंधकारपूर्ण को हम ये ऐसा ले सकते हैं अज्ञानता रूपी, ठीक है, क्योंकि अंधकारपूर्ण ये था क्योंकि वो दुनिया की बाहरी एक कह सकते हैं लाइमलाइट में नहीं आ पाए कभी वो, ठीक है, क्योंकि वो कभी फेमस नहीं हो पाए। फेमस होने के लिए उनको क्या होता, अपने टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, लेकिन उनको कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अवसर नहीं मिले, जिस कारण से वो पिछड़ गए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है पोइट की फुल मैनियज़म ऑफ प्योरेस्ट रे सेरेन, यानी अनेक रत्न तो ऐसे थे पवित्र शांत किरणों के, जो अंधकारपूर्ण, जो महासागर के गहरे तल में समाये हुए हैं, ठीक है। फुल मैनी अ फ्लावर, ये गाइज ये जो लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, ये लाइन आप मोस्टली कहीं ना कहीं आपने देखी होगी ज़रूर। फुल मैनी अ फ्लावर, और अनेक फूल तो ऐसे खिलते हैं, इज बॉर्न जो ऐसे फूल पैदा हुए हैं जो टू ब्लश खिलने के लिए, बट कैसे खिलने के लिए, अनसीन यानी बिना दिखे। समझ में आ रहा है? यानी कुछ फूल ऐसे होते हैं बेचारे, वो भी सुंदर होते हैं, लेकिन लोग उन्हें देखना ही नहीं चाहते, वो ऐसी जगह होते हैं जो जहाँ से लोग उन्हें देख ही नहीं पाते, उनकी जो सुंदरता है उसको कभी नहीं समझ पाते, ठीक है। फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, कुछ तो ऐसे फूल खिले हैं जो कि बोर्न यानी पैदा हुए हैं, टू ब्लश खिलने के लिए, बट अनसीन यानी बिना दिखे, एंड वेस्ट और वो बर्बाद कर देते हैं, ऐसे फूल क्या होते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इट स्वीटनेस इसकी मधुरता को, ऑन द डेजर्ट एयर रेगिस्तानी हवा पर, ठीक है। तो गाइज रेगिस्तान में एक उदाहरण के जरिए बता रहा है पोइट के, रेगिस्तान में भी क्या होता है कि बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाते, वो जो फूल होते हैं ना वो कभी अपनी सुंदरता को दिखा नहीं पाते, क्योंकि लोग वहाँ कम जाते हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, तो नॉर्मली जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ के फूल ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, जबकि रेगिस्तानी फूल भी आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीन पर देखिए, तो देखिए ये कितने अच्छे फूल होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनको भी अवसर नहीं मिला बेचारे फूलों को कभी आगे बढ़ने का, ठीक है, वो वहीं रह जाते हैं और वहाँ पर कोई नहीं जा पाता, उनके टैलेंट वहीं दबा रह जाता है। उसी प्रकार वो ग्रामीण हैं बेचारे, वो ग्रामीण वो गांव में ही दबा देते हैं अपने टैलेंट को, और एक दिन मर जाते हैं बेचारे, उनके टैलेंट को ना कोई देखता है ना कोई समझता है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिले, ठीक है। आगे देखते हैं, सम विलेज हैम्पटन that with dauntless breath the little tyrant of his field withstood, okay, some village हैम्पटन दैट विद, कुछ तो गांव के क्या बन सकते थे, हैम्पटन, हैम्पटन कौन था गाइज, जॉन हैम्पटन का एक बार रेफरेंस में डाल देती हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चार्ल्स फर्स्ट, इंग्लैंड में जानते होंगे आप,
क्रोनोलॉजी आपने पढ़ी होगी कि क्रोनोलॉजी की बात मैं बताऊं अगर, तो चार्ल्स फर्स्ट का जब शासनकाल था ना इंग्लैंड में, तब उस समय क्या था कि चार्ल्स सेकंड ने बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगा दिए थे। उस समय क्या हुआ था, एक रिवॉल्ट हुआ था आई थिंक, या एक बार मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस समय जो रिवॉल्ट हुआ था ना, उसमें क्या था कि जो गाँव वाले थे ना, किसान थे ना, उनने रिवॉल्ट किया था। क्यों किया था गाइस? क्योंकि क्या हुआ था उस समय, जो टैक्सेस थे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। अब गाँव वालों के पास खाने का पैसा नहीं है, वो टैक्सेस भरेंगे, तो ये चीज़ बहुत गलत हुई। उन सब ने विरोध किया उस चीज़ का। और तब क्या हुआ कि हाँ, तो देखिए चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पीरियड में हैम्पटन, जॉन हैम्पटन नाम का एक पर्सन था, जिसने कि क्या किया, अपोज किया जो टायरेंट्स थे, और किंग जो खुद किंग था उसके खिलाफ उसने विरोध किया था। इतनी उसमें बहुत बहादुर था, वो ब्रेव था, ठीक है। तो उसने राजा के खिलाफ विरोध किया था और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट यहाँ पर हैम्पटन का एग्जाम्पल दे रहा है आपको कि सम विलेज, कुछ गांव वाले क्या बन सकते थे, विलेज हैम्पटन, यानी गांव के कुछ हैम्पटन भी बन सकते थे। दैट विद, जिस हैम्पटन ने क्या किया, डोंटलेस ब्रीथ यानी निडर हृदय से, डोंटलेस यानी निडर, ब्रीथ यानी हृदय, निडर हृदय के साथ उसने क्या किया, द लिटिल टायरेंट्स ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड। अब वो क्या हुआ, लिटिल टायरेंट्स जो कि अत्याचारी जो थे ना, ऑफ हिज फील्ड अपने क्षेत्र के, यानी उसके क्षेत्र के जो अत्याचारी थे ना, उनके खिलाफ उसने क्या किया, विदस्टूड यानी विरोध किया उनका, ठीक है। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हेयर मे रेस्ट, और हो सकता है कुछ बेचारे म्यूट यानी शांत, शांत इसलिए कहा गया है क्योंकि बेचारा मिल्टन क्या है, इनग्लोरियस, इनग्लोरियस यानी अंधा है, शांत जो अंधा मिल्टन है ना, उसके समान हेयर यहाँ पर मे रेस्ट, हो सकता है आराम कर रहे हो इन कब्र में, इन ये जो जगह है जहाँ पर उनको दफनाया गया है, हो सकता है इनमें से कोई बेचारा मिल्टन के समान भी योग्यता रखता हो सकता है कि उसमें वो टैलेंट हो मिल्टन जितना, जितने पोइट बन सकता हो, ठीक है। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर मे रेस्ट, यानी कुछ हो सकता है कि शांत जो अंधा मिल्टन था ना उसके समान हो, और में रेस्ट हो सकता है यहाँ पर आराम कर रहा हो। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, और हो सकता है कि कुछ क्रोमवेल बन सकते हो। क्रोमवेल कौन था, जिसने कि दोष रहित, जो दोष रहित था, गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, अपने देश के रक्त से, देश के रक्त से कैसा था वो, बिल्कुल दोष रहित था, ठीक है। आई होप समझ में आया। द एप्लोज ऑफ लिसनिंग सिनेट्स टू कमांड, टू कमांड यानी लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, कमांड यानी वैसे तो आदेश देना होता है, लेकिन यहाँ पे आकर्षित करना, आकर्षित करने के लिए जो प्रशंसा है, द एप्लोज यानी जो प्रशंसा है, ऑफ लिसनिंग सिनेट्स, यानी सिनेट्स यानी जो संसद के जो लोग हैं, उनके जो भाषण सुनने के बाद, उनके भाषण सुनने के बाद की जो प्रशंसा है, उसको प्रशंसा किस लिए है, टू कमांड यानी उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, द थ्रीट ऑफ पैन, जो पेन यानी दर्द की जो धमकियां थी, एंड रूइन टू डेस्पाइज यानी नफरत करने की जो बर्बादी थी, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर स्माइलिंग लैंड, स्माइलिंग लैंड यहाँ पर इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड के ऊपर जो प्लेंटी यानी स्कैटर यानी बिखेरना, प्लेंटी यानी अमीरी, अमीरी को बिखेरने के लिए, ठीक है। एंड रीड दियर हिस्ट्री इन नेशंस आईज, और पढ़ना अपने इतिहास को एक राष्ट्रवादियों की आंखों में। तो इन सब चीज़ों से ये वंचित रह गए। हो सकता है कि ये सब काम कर सकते थे, ठीक है, एक अच्छा वाक्पटु बन सकते थे, कुशल बन सकते थे, जो क्या करे, लोगों के ध्यान को आकर्षित करे और प्रशंसाएं पाए, लेकिन इन सब चीज़ों से ये क्या वंचित रह गए थे, बिकॉज ऑफ द किस कारण से रह गए थे, क्योंकि लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी थी गाइस, अवसरों की कमी थी, ठीक है। यस, दियर लॉट फॉर बैड, उनके जो भाग्य है उसने फॉर बैड यानी मना कर दिया, दियर लॉट फॉर बैड उनके भाग्य ने मना कर दिया, नॉर सरकमस्क्राइब्ड अलोन, नॉर सरकमस्क्राइब्ड यानी और सीमित कर दिया, सरकमस्क्राइब्ड यानी सीमित कर दिया, अलोन यानी अकेले, और भाग्य ने अकेले क्या क्या किया कि उनके, पहले तो ये देखिए, दियर लॉट फॉरबेड उनके भाग्य ने मना कर दिया, उनके भाग्य ने मना कर दिया, नॉर सरकमस्क्राइब और ना केवल भाग्य ने सीमित कर दिया, अलॉन दियर ग्रोइंग वर्च्यूज उनके बढ़ते हुए गुणों को, बट दियर क्राइम्स कन्फाइंड, लेकिन उनके अपराधों को भी कन्फाइंड यानी सीमित कर दिया, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। देखिए भाग्य ने एक काम अच्छा किया कि एक काम, देखिए ये काम, एक काम अच्छा भी किया और एक काम बुरा भी किया। अब क्या क्या किया कि भाग्य ने ना केवल सीमित कर दिया उनके बढ़ते हुए गुणों को, हो सकता है उनके बढ़ते हुए गुणों को भाग्य ने सीमित कर दिया हो, लेकिन साथ ही में क्या कर दिया, क्राइम्स कन्फाइड, उनके जो क्राइम्स थे, उनके अपराधों को भी सीमित कर दिया। अब अपराध सीमित क्यों कर दिया, हो सकता है कि वो कोई गुंडे बन सकते थे, गलत काम भी कर सकते थे वो, अगर भाग्य अवसर देता। जरूरी थोड़ी है हर इंसान सही काम करे, भाग्य के अवसर के कारण कई लोग गलत काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे ऐसे एग्जाम्पल आपको देगा। फॉरबेड, और फॉरबेड यानी होता है
मना कर दिया, भाग्य ने मना कर दिया टू वेट प्राप्त करने के लिए थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, एक सिंहासन को, अ थ्रोन यानी एक सिंहासन को प्राप्त करना थ्रू स्लॉटर यानी हत्या के द्वारा, हत्या के माध्यम से। जिस प्रकार की आप जानते हैं ओलिवर क्रोमवेल जो था उसने क्या किया था, चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी थी सिंहासन को पाने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कोई क्रोमवेल जैसा हो, ऐसा टायरेंट हो सकता है कि वो वैसा बनना चाहता हो। तो क्या होगा कि अब चलो भाग्य ने उनको अवसर नहीं दिया तो उनके जो अपराध है ना वो भी तो सीमित हो गए, यानी हो सकता है वो गलत काम करना शुरू कर देते, हत्या कर देते एक सिंहासन को पाने के लिए, तो ये काम से वो बच गए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और भाग्य ने अवसर नहीं दिया ना, उस कारण क्या हुआ कि जो मानव जाति पर जो दया के जो दरवाजे बंद करने से भी बच गए, यानी क्योंकि ये लोग जो थे ना क्रोमवेल वगैरह, ये क्या था, मानव जाति पर जो दया के दरवाजे थे ना बिल्कुल बंद थे इनके, मानव मनुष्य के प्रति कोई दया ही नहीं थी, सहानुभूति नहीं थी। लेकिन बेचारे गांव वाले कैसे हैं, चलो ठीक है उनको अवसर नहीं मिला, लेकिन वो अभी अपने आसपास के या अपने जो जितने भी लोग हैं ना उनके प्रति कैसे हैं, वो बड़े दयालु हैं। आपने पहले पढ़ा था अभी देवी अग्नि से भरे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में हमेशा अच्छाई रहती है और लोगों के प्रति मानवता है। लेकिन ये मानवता को तो भूल ही चुके थे, तो बढ़िया ने इन कामों से तो वो बच गए, ठीक है। द स्ट्रगलिंग पेंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, और जो संघर्षपूर्ण प्रयत्न थे, स्ट्रगलिंग पेंग्स यानी होता है संघर्षपूर्ण प्रयत्न ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, और वो किन किन चीज़ों से बच गए, अब आगे पॉइंट बता रहा है कि द स्ट्रगलिंग पेंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड यानी छिपाने के लिए, कॉन्शियस ट्रूथ यानी जागरूक सत्य को छिपाने के लिए जो स्ट्रगलिंग पेंग्स यानी जो संघर्षपूर्ण प्रयत्न करना पड़ता ना, उससे भी बच गए। क्योंकि देखो हत्या करने के बाद हर कोई चोर चाहता है कि वो अपनी चोरी को छिपाए, तो उस छिपाने के लिए उसे न जाने क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते, तो उन सब से गाँव वाले बच गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि वो कुछ कर पाते, ना उन्होंने गलत काम किया ना उन्होंने सही काम किया, तो इसीलिए वो बच गए। टू क्वेंच यानी प्रकट करने से रोकना पड़ता, द ब्लशेज ऑफ इनजेनुअस शैम, इनजेनुअस शेम यानी होता है स्वाभाविक शर्म, स्वाभाविक शर्म की जो ब्लशेज यानी शर्मिंदगी थी ना उसको प्रकट करने से रोकना पड़ता, तो इन सब से भी बच गए। कभी बेचारे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती उन्हें कभी किसी के सामने, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं मिला था, तो शर्मिंदगी भी नहीं हुई। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, हीप यानी एकत्र करना, जो श्राइन यानी मंदिर है, ऑफ लग्जरी यानी विलासिता के, एंड प्राइड और घमंड के, विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, और जो म्यूज यानी काव्य की देविया, काव्य की देवी के जो आगे, ठीक है, किंडल यानी प्रज्वलित करना पड़ता है इंसेंस यानी खुशबू को, क्योंकि घमंडी लोग हैं, बड़े बड़े लग्जरी, श्राइन ऑफ लग्जरी कहने का मतलब बड़े बड़े महल बना लिए हर इंसान ने, पैसा मतलब बेबुनियाद पैसा कमा कमा के, और क्या है मंदिर खड़े कर लिए, मंदिर से मतलब बड़े बड़े महल खुद के लिए घर रहे, आलीशान मकान बना लिए, तो इन सब चीज़ों से घमंड, इन सब चीज़ों से वो बचे रहे, ठीक है। यस, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड गाइज, इंपॉर्टेंट है ये, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों बताइए क्यों है, क्योंकि थॉमस हार्डी जो है, जिसको आप जानते होंगे पैसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है थॉमस हार्डी ने ये स्टॉल किए हैं इन वर्ड को, इनको चुरा लिया है, ठीक है, यहाँ से थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्रीज चर्चयार्ड से किसने चुराया है, यस थॉमस हार्डी ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है गाइज, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उनका एक वर्क है, किसका वर्क है, थॉमस हार्डी का, थॉमस हार्डी का एक वर्क है, जिसने जो वर्क है ना फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका नाम भी यही है, और उसने जो वर्क है उसका जो टाइटल है ना वो यहीं से चुराया है, ठीक है। यस, तो याद रखिएगा कहाँ से लिया है, ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, वहाँ से, ठीक है। तो पढ़ते हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड से इग्नोबल स्ट्राइफ, फार यानी वो दूर रहे, चलो भाग्य ने उन्हें अवसर नहीं दिया तो क्या क्या हुआ, चलो अच्छी ही बात है, भाग्य ने उन्हें अवसर नहीं दिया तो क्या हुआ, फार यानी वो दूर रहे, फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो पागल भीड़ है उससे, पागल भीड़ के, इग्नोबल स्ट्राइफ यानी उसकी तुच्छ या निम्न प्रतिस्पर्धा से वो बचे रहे। यानी क्या होता है, शहरी लोग, अमीर लोग क्या होता है कि भीड़ के समान वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो पागल भीड़ क्या होती है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ठीक है, जेलस हो रहे हैं, तो ये चीज़ों से तो वो बचे रहे। हो सकता है कि उन्हें भाग्य अवसर दे देता, फिर वो महान लोग बन जाते, बड़े बड़े महल खड़े करते, जलते रहते, एक दूसरे से नफरत करते, ठीक है, प्रतिस्पर्धाएं करते, षड्यंत्र भी रच सकते थे, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो बचे रहे। तो दियर सोबर विशेज नेवर लर्न टू स्टे, लेकिन उनकी जो सोबर विशेज यानी उनकी जो विनय जो इच्छाएं थी, यानी विनम्र उनकी जो विशेज यानी इच्छाएं थी, उन्होंने नेवर लर्न कभी नहीं सीखा, टू स्टे यानी किसी के आगे झुकना,
ठीक है। यानी गांव वाले चलो ठीक है कैसे भी करते थे, दिन रात की मेहनत करके अपनी खुद की मेहनत से रोजी रोटी कर कमाते थे और शाम की रोटी खाते थे। तो खुद मेहनत की रोटी खाते थे वो हमेशा, किसी के आगे झुकना नहीं सीखा उन्होंने कभी। अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, और अलोंग यानी सहारे, किसके सहारे, द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, जीवन की जो शांत, जीवन की जो ठंडी सभ्य शांत घाटियां थी ना, उनके सहारे दे केप्ट, उन्होंने क्या रखा, उन्होंने क्या रखा, द नॉइजलेस टैनर, शोर रहित रखा टैनर ऑफ दियर वे, अपने जीवन के रास्ते को, अपने जीवन के रास्ते को उन्होंने हमेशा शोर रहित रखा। शोर रहित रखने का मतलब है गाइस कि वो जीवन की जो भाग दौड़ थी, उथल पुथल थी, नफरत और ये इन सब चीज़ों से दूर रहे हमेशा। एक मानवता उनके अंदर थी हमेशा, एक देवी हृदय रखा, एक यानी एक प्रेम भाव, सद्भावना, दया, ये सब उनके अंदर थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो हमेशा बचे रहे। यट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, ओके, यट इवन दीज बोन्स, और इन अस्थियों को, यानी जो गांव वालों की बिचारों की अस्थियां जो थी, दीज बोन्स यानी हड्डियां मतलब अस्थियां, तो इन अस्थियों को फ्रॉम इंसल्ट, इंसल्ट यानी होता है अपमान, अपमान से रक्षा करने, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, तो यट फिर भी इवन यहाँ तक कि दीज बोन्स, इन अस्थियों को फ्रॉम इंसल्ट, इंसल्ट अपमान से, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, सम फ्रैल मेमोरियल, कुछ कमजोर यादगार, स्टिल इरेक्टेड, उसे क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, इरेक्टेड यानी स्थापित किया गया है, हाई यानी ऊंचाई पर, नाई नहीं यहाँ पर हाई होगा, ठीक है, यस। तो बेचारे गांव वाले हो सब बेचारे गरीब थे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने क्या किया, जो भी मरता था उसकी कब्र पर एक, खुद ही मतलब अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी एक मन में एक था कि भाई इसके लिए भी कुछ यादगार के रूप में हम कुछ लिख देते हैं। तो बेचारे खुद ही कमजोर यादगार इसलिए कहा गया है क्योंकि इतने अच्छे आर्किटेक्ट वगैरह उनके पास इतने अच्छे लिखने वाले नहीं थे, इतने अच्छे वेल एजुकेटेड वेल लर्नड नहीं थे उनके पास जैसे भी थे बेचारे अनपढ़ वगैरह, तो वो बेचारे लिख देते थे कुछ भी, ठीक है। तो कमजोर यादगार के रूप में फिर भी क्या किया गया, स्टिल इरेक्टेड हाई, इरेक्टेड यानी स्थापित किया गया है, हाई यानी ऊंचाई पर, उनकी यादगार के रूप में, विद अनकाउथ राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डैग्ड, और क्या किया गया है, अनपढ़ जो लोग थे ना उनको, उनके लिए क्या किया गया है, अनकाउथ यानी अनपढ़ लोगों के द्वारा, राइम्स यानी कुछ कविताएं लिखी गई, एंड शेपलेस स्कल्पचर और आकारहीन जो वास्तुकला है, यानी वास्तुकला, उनको इतना स्कल्पचर्स वगैरह का कुछ ज्ञान नहीं था, इतना उनको आर्किटेक्ट नहीं आती थी, तो उनको क्या है, उनको जैसा भी आता था उन्होंने वैसे बेचारों ने कर कुरा के बना दिया, लिख दिया, कविताएं अनपढ़ लोगों ने कैसी भी टूटी फूटी बना बनू के लिख दी, डेक्ड यानी सुसज्जित कर दिया उससे, ठीक है। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, और वो क्या करते हैं बेचारी, उनकी जो यादगार यानी उनकी जो कब्र है ना, वो सिर्फ आपसे इतना निवेदन, इम्प्लोर यानी निवेदन करती है, द पासिंग ट्रिब्यूट, जो पासिंग यानी गुजरने वाले, यानी उनकी जो कब्र बनी हुई ना बेचारे, खुद ने ही गांव वालों ने अनपढ़ टूटी फूटी लाइनों में कविताएं लिख दी और आकारहीन वास्तुकला के रूप में कुछ ना कुछ सजा दिया, लेकिन ठीक है, अब उनकी जो कब्र है ना वो आपसे क्या करती है, आपसे इतना निवेदन करती है बस कि जो पासिंग यानी गुजरने वालों से इतना निवेदन करती है, ट्रिब्यूट ऑफिस आई, ट्रिब्यूट यानी उसे श्रद्धांजलि दे दें, ऑफिस आई यानी आहें भरने की, और कुछ नहीं चाहते कि तुम फूल चढ़ाओ माला चढ़ाओ, कुछ नहीं, वो बस इतना चाहते हैं कि आप, अगर कोई गुजर रहा है ना गलती से उनकी कब्र के आगे से, तो वो एक थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के आहें भर ले, सिसकियाँ भर दे, एक थोड़े बहुत आंसू बहा दे, बस इतना चाहते हैं वो आपसे, प्रेम भरा निवेदन उनका बस इतना ही है, ठीक है। आगे पॉइंट कह रहा है कि दियर नेम दियर ईयर्स स्पेल्ड बाई दी अनलेटर्ड म्यूज, दियर नेम यानी उनके नाम को, दियर ईयर्स उनके जन्म मृत्यु के जो वर्ष हैं उनको स्पेल्ड यानी लिखा गया है, बाई दी अनलेटर्ड म्यूज यानी अशिक्षित कवि के द्वारा। अशिक्षित कवि क्यों थे, क्योंकि इस गांव वाले ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनमें से कोई बेचारा कवि बनना चाहता होगा, तो इसीलिए वो अशिक्षित रह गया बेचारा, तो उसने लिख दिया उनके नाम को, जन्म मृत्यु के वर्ष को, और उनको लिख दिया। द प्लेस ऑफ फेम, और जो प्रसिद्धि का स्थान है, एंड एलिजी और जो शोक गीत है उसकी भी सप्लाई यानी आपूर्ति की गई है। एंड मैनी होली टेक्स्ट अराउंड शी स्ट्रीव्स, और मैनी होली टेक्स्ट, और अनेक जो होली यानी बाइबल के जो टेक्स्ट है, उपदेश हैं, वो भी क्या किए गए हैं, अराउंड शी स्ट्रू यानी बिखरे हुए हैं, वो भी काव्य प्रतिभा के, शी यहाँ पर आ रहा है काव्य प्रतिभा के लिए, उनकी काव्य प्रतिभा के आगे बिखरे हुए हैं। दैट टीच द रस्टिक मॉरलिस्ट टू डाई, जो सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, देहाती नैतिकवादिता, टू डाई यानी उनकी मृत्यु कर, ठीक है। जो लोग मर गए ना उनको क्या सिखाते हैं, वो मरने वाले लोग क्या सिखा रहे हैं, रस्टिक मॉरलिस्ट यानी यहाँ पर देहाती नैतिकवादिता, ठीक है, यस। फॉर हु टू डम्ब फॉरगेटफुलनेस अ प्रे, फॉर हु वे लोग,
वे लोग जो कि डम्ब फॉरगेटफुलनेस यानी डम्ब यानी पूर्ण, डम्ब यानी पूर्ण, फॉरगेटफुलनेस यानी शून्यता, पूर्ण शून्यता क्या होता है? मृत्यु, ठीक है। डम फॉरगेटफुलनेस यानी यहाँ पर किसके लिए आया है? डेथ के लिए आया है। फॉर हु, क्योंकि वे लोग जो पूर्ण शून्यता यानी कहने का मतलब है मृत्यु के प्रिय यानी शिकार हो गए, मृत्यु के शिकार हो गए हैं। दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग एवर रिजाइंड, और दिस प्लीजिंग एंशियस यानी प्लीजिंग एंशियस यानी सुख दुख, ठीक है। और ये जो सुख दुख है ना, बीइंग एवर रिजाइंड, इनके प्रति भी उनका क्या कर दिया गया? त्याग कर दिया गया है। यानी उन गांव वालों, क्योंकि मर गए हैं, अब सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब तो ना उन्हें सुख का एहसास होगा ना दुख का एहसास होगा, ठीक है। तो सुख दुख है ना, ये इन चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया है। लेफ्ट द वार्म प्रेजेंस ऑफ द चीयरफुल डे, लेफ्ट यानी वो छोड़ गए हैं, जो वार्म यानी जोश भरी जो प्रेजेंस यानी जो सीमाएं हैं, ठीक है, सीमाएं हैं, उनको छोड़ गए हैं। ऑफ द चीयरफुल डे, प्रसन्नता भरे दिनों की, यानी एक समय था जो परिवार के साथ एक प्रसन्नतापूर्ण दिन बिताया करते थे, उन सभी दिनों की सीमाओं को वो छोड़ गए हैं। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, अब आगे एक सवाल कर रहा है कवि कि नॉर कास्ट, तो क्या वह नजरें नहीं डालते? कास्ट यानी होता है नजरें डालना, निगाहें डालना, ठीक है। तो क्या वह नजरें नहीं डालते हैं? वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, यानी वो डालते हैं, क्या डालते हैं? एक लॉन्गिंग यानी एक इच्छायुक्त लालसा की लुक यानी दृष्टि को बिहाइंड यानी अपने पीछे हो, यानी उनकी मृत्यु तो हो गई है, उनके शरीर साथ छोड़ गए हैं, लेकिन आत्माएं अभी भी वहीं पर हैं। आत्माएं वहीं पर अपने जो सदस्य हैं, अपने जो परिवारजन हैं, उनके साथ जो बिताए हुए जो प्रसन्नता भरे जो दिन हैं, उनकी याद में इच्छापूर्ण लालसा की दृष्टि वो अपने पीछे डालते हैं। वो देखना चाहते हैं अपने प्रियजनों को, उनके साथ बिताई हुई यादों को वो क्या करते हैं? उसकी इच्छा करते हैं। ऑन सम फॉन्ड ब्रीस्ट द पार्टिंग सॉल रिलाइज, ऑन सम फॉन्ड यानी क्या चाहते हैं वो? सम यानी किसी, फॉन्ड यानी प्रिय मित्र की, ब्रीस्ट यानी गोद में, किसी प्रिय मित्र की गोद में द पार्टिंग सोल, जो जाती हुई आत्मा है, जुदा होती हुई आत्मा है, वो रियलाइज यानी निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब है, एक जब इंसान मर रहा होता है ना, जिस वक्त उसकी मौत हो रही होती है, वो चाहता है कि कोई प्रिय व्यक्ति हो जो उसके दिल के करीब हो, उसका मित्र हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो उसके दिल के करीब हो, उसकी गोद में सिर रखकर वो अपनी आत्मा को जुदा होने दे। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आईज रिक्वायर, क्लोजिंग आईज यानी बंद होती हुई आंखों को, रिक्वायर्स यानी किसकी आवश्यकता होती है? सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र आंखों की जो आंसू आते हैं, जो आंसू की जो बूंदें हैं, ठीक है। सम पायस ड्रॉप्स, कुछ पवित्र आंसू की जो बूंदें होती है ना, उनकी आवश्यकता होती है। यानी एक क्लोजिंग आई यानी यहाँ पर बंद होती हुई आंखें, यानी जो व्यक्ति मर रहा है ना, उसकी आंखें बंद हो रही धीरे धीरे, और उसकी आंखें क्या चाहती है? कि पायस ड्रॉप यानी एक पवित्र आंसू की बूंदें हो। पवित्र यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि झूठी ना हो, उनमें सच्चाई हो, वास्तविकता में कोई दुखी हो रहा हो उसके लिए, जो सच में आंसू बहा रहा हो, तो ऐसी आंसुओं की उन्हें ज़रूरत होती है। इवन फ्रॉम द टॉम्ब द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि उनकी जो कब्र है उनसे भी, टॉम्ब यानी कब्र से, द वॉइस जो आवाज़ है, ऑफ नेचर यहाँ पर किसके लिए आएगा? इस नेचर यहाँ पर है यानी जो स्वाभाविक इच्छा है, ठीक है। वॉइस ऑफ नेचर यानी जो स्वाभाविक इच्छा है उनकी, वो क्राइज यानी वो क्या करती है? चीखती है, वहां से उनके मकबरे से चीख रही है। इवन इन आर एशेज लिव दियर वांटेड फायर्स, यहाँ तक कि हमारी जो अस्थियां हैं, जो राख हैं, उनमें भी रहती है, क्या रहती है? दियर वांटेड फायर्स, याद किए जाने की तीव्र इच्छा। यानी चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी इंसान हो, मरने के बाद वो यही चाहता है कि उसके पीछे से उसके जो प्रियजन हैं, उसके जो मित्र हैं, उसके जो संबंधी हैं, जो परिवारजन हैं, सदस्य हैं, वो सभी उसको याद करें। थोड़े बहुत आंसू तो उसके लिए बहाएं, और वो जाते जाते बस ये चीज़ सोच रहा होता है कि यार उसकी जो यादें होती हैं वो हमेशा उन लोगों के साथ बनी रहे, ठीक है। यस गाइज, यहाँ पर जो 4D, ये 4D से लेकर यानी लाइन नंबर आई थिंक 93 है, ठीक है, 93 लाइन से लेकर और 116 लाइंस तक गाइज यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। तो गाइज ऑटोबायोग्राफिकल नोट क्यों है? क्योंकि थॉमस ग्रे जो है एक पेंसिव पोइट यानी चिंतनशील कवि है, और वो चाहता है कि उसकी मृत्यु पर भी कोई उसी के समान चिंतनशील व्यक्ति आएगा और उसके बारे में
किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर वो जो थॉमस ग्रे है वो खुद का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसके मरने के बाद कोई चिंतनशील व्यक्ति उसी के समान, यानी उसी के समान कोई चिंतनशील व्यक्ति आएगा और उसके बारे में पूछताछ करेगा। और किससे पूछताछ करेगा? वो किसी वृद्ध व्यक्ति से पूछेगा। फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति होगा वो थॉमस ग्रे के बारे में बताएगा कि यार वो ऐसा इंसान था और वो मर गया है अब। ठीक है, तो इसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड। फॉर दी, क्योंकि तुम, दी यहाँ पर दी और जो दाई है ये सब किसके लिए आएंगे? थॉमस ग्रे खुद के लिए दी का यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर दी क्योंकि तुम यानी थॉमस ग्रे, हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, माइंडफुल यानी तुम चिंतनशील थे किसके लिए? ऑफ द अनऑनर्ड डेड यानी सीधे साधे गांव के प्रति। सीधे साधे गांव के जो लोग थे ना उनके प्रति कैसे थे? चिंतनशील थे, यानी हमेशा विचार करते रहते थे, उनकी अच्छाई के बारे में सोचते रहते थे। डोस्ट इन दीज लाइन्स दियर आर्ट लेस टेल रिलेट, और डोस्ट यानी ऊपर, ऊपर की तरफ, इन दीज लाइन्स जो कवि ने अभी उन ग्रामीणों के बारे में कहा है ना, तो डोस्ट ऊपर उन पंक्तियों में, दियर आर्ट लेस टेल रिलेट, उनकी जो आर्ट लेस यानी जिनमें कोई कलाकारी ना हो, यानी बिल्कुल साधारण सी जो टेल यानी कहानियां हैं उसका वर्णन किया गया है। यानी ऊपर कवि ने एक साधारण सी कहानी बताई है किनकी? उन गांव वालों की। इफ चांस, अब आगे कवि खुद के बारे में बता रहा है कि इफ चांस यदि इत्तेफाक से, बाय लोनली कंटेम्पलेशन लेड, बाय लोनली यानी एकांत, कंटेम्पलेशन यानी चिंतन से, लीड यानी प्रभावित होकर, एकांत चिंतन से प्रभावित होकर इत्तेफाक से हो सकता है कि सम किंडर्ड स्पिरिट यानी उसी समान व्यक्ति, यानी मेरे ही समान कोई व्यक्ति, शैल इंक्वायर पूछताछ करेगा, दाई फेट तुम्हारे भाग्य के बारे में। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे दाई और जो दी है वो खुद ग्रे खुद के लिए यूज कर रहा है, उसने आई का यूज नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर रहा है वो, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा है कि तुम जो कि माइंडफुल हो, चिंतनशील हो, सीधे साधे गांव के प्रति। ऊपर इन पंक्तियों में जो सामान्य कहानी है ना उसका वर्णन किया गया है इत्तेफाक से बाय लोनली कंटेम्पलेशन लीड, जो लोनली यानी एकांत चिंतन से प्रभावित होकर, सम किंडर्ड स्पिरिट, कोई किंडर्ड स्पिरिट यानी उसी समान व्यक्ति शैल इंक्वायर वो पूछताछ करेगा, तो दाई फैट तुम्हारे भाग्य, यानी तुम्हारे समान ही कोई व्यक्ति आएगा और तुम्हारे भाग्य के बारे में पूछेगा कि यार थॉमस ग्रे की कब्र है, उसके आगे बैठेगा, जब वो पूछेगा यार कैसे मर गया था, क्या हुआ, तो किसी वृद्ध व्यक्ति से वो पूछेगा। ठीक है, हैप्पली सम होरी, ठीक है, हैप्पली सम होरी हैडेड स्वेन में से, और हो सकता है हैप्पली यानी शायद, संभवतया सम होरी हैडेड स्वेन यानी कोई वृद्ध व्यक्ति, हो सकता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति में से वो कह सकता है, क्या कह सकता है कि ऑफन की अक्सर, हैव वी सीन हमने देखा है, हिम यानी उसे, यानी थॉमस ग्रे को हमने देखा है, एट द पीप ऑफ डान यानी प्रातःकाल के समय, हमने थॉमस ग्रे को देखा है प्रातःकाल के समय ब्रशिंग साफ करते हुए, विद हैस्टी स्टेप्स, हेस्टी यानी तेज तीव्र कदमों के साथ हमने उसे देखा है, द ड्यूज अवे, ओस की जो बूंदें होती हैं, ओस की बूंदों को दूर करते हुए, टू मीट मिलने के लिए, द सन सूर्य से, अपॉन द अपलैंड लॉन यानी पहाड़ी पर बने जो मैदान है ना, लॉन, उन पर हमने क्या देखा है? थॉमस ग्रे को। यानी सुबह सुबह क्या करता था ग्रे कि जल्दी से जाके और कहाँ चल जाता था? पहाड़ियों पर चल जाता था सूर्य को देखने के लिए। तो वो व्यक्ति बताएगा कि हमने अक्सर उसे वहां पर देखा है। देयर एट द फुट ऑफ यॉन्डर नॉर्डिंग बीच दैट रीच इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट सो हाई, और देयर यानी वहां पर एट द फुट यानी नीचे ऑफ यॉन्डर यानी सामने, नॉर्डिंग बीच एक हिलता हुआ बीज का वृक्ष है। वो वृद्ध व्यक्ति वो जो पूछताछ करने आएगा उससे बताएगा कि वहां पर देखो, एट द फुट यानी नीचे देखो, सामने की तरफ एक हिलता हुआ बीज का वृक्ष है, दैट रीड्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट सो हाई, दैट रीड्स यानी मुड़ी हुई है, जो जिसकी मुड़ी हुई है, क्या मुड़ी हुई है? इसकी जो ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स है ना, विचित्र जड़ें हैं, सो हाई यानी ऊंचाई पर इसकी जड़ें मुड़ी हुई है। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, और लिस्टलेस लेंथ यानी उस वृक्ष की शाखाओं की जो परछाई होती थी ना, उस परछाई में एट नून टाइड दोपहर के समय वुड ही स्ट्रेच यानी वह क्या करता था? लेट जाता था, स्ट्रेच कर लेता था, बॉडी फैला लेता था। एंड पोर अपॉन द ब्रूक दैट बेबल बाई, एंड पोर अपॉन यानी होता है ध्यान पूर्वक देखता था, द ब्रूक यानी छोटी नदी या नाले को, दैट बेबल्स बाई जिसमें जो कि आवाज करती थी। देखिए नदी नाले चलते रहते ना, आवाज करते रहते, तो उसी वृक्ष के मतलब नीचे लेट जाता था, वृक्ष की छाया के नीचे, और क्या करता था? उन जो नदी नाले हैं उनको आवाज करते हुए वो क्या करता था? देखता रहता था। हार्ड बाई यॉन वुड, हार्ड बाई यानी वो निकट था, किसके निकट था? यॉन वुड, सामने के जंगल के निकट, नाउ स्माइलिंग, अब देखो वो वृद्ध व्यक्ति दिखा रहा है उस आदमी को कि अब देखो नाउ स्माइलिंग, वो जंगल दिख रहा है क्या तुम्हें?
हार्ड जो निकट है बाई यौन, सामने के जो जंगल है वो क्या है अब जो स्माइलिंग यानी मुस्कुरा रहा है, एज इन स्कॉन जैसा कि पहले नफरत में था, यानी अब तो मुस्कुरा रहा है लेकिन पहले कैसा था, नफरत में देख रहा था। मटरिंग हिज वे वार्ड फैंसीज, मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए अपने अस्थिर विचारों को, ही वुड वोरो, अब थॉमस ग्रे के बारे में बता रहा है वो व्यक्ति कि मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए बुदबुदाते हुए, हिज वे वार्ड फैंसीज अपने अस्थिर विचारों को, ही वुड रो वह क्या करता था, निरुद्देश्य भटकता रहता था। नाउ ड्रॉपिंग, लेकिन अब क्या हुआ, नाउ ड्रॉपिंग अब सिर झुक गया है उसका, वॉफुल वैन, वॉफुल वैन यानी दुख से पीला पड़ गया है, क्योंकि अब थोड़ा वृद्ध हो गया है, मृत्यु निकट है, मृत्यु निकट है इसलिए दुख से पीला पड़ गया है। लाइक वन फॉरलोन, एक ऐसे व्यक्ति के समान जो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, फॉरलोन यानी अकेला पड़ गया है। और क्रेज्ड विद केयर, और क्रेज्ड यानी पागल हो गया है, विद केयर यानी चिंता से बिल्कुल पागल हो गया है। और क्रोज्ड इन होपलेस लव, क्रोज्ड यानी असफल हो गया है निराश प्रेम में, निराश प्रेम में बिल्कुल असफल हो गया है। वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम, अब वो वृद्ध व्यक्ति जो है ना अभी वो ही बता रहा है, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति बता रहा है किसको, वो जो व्यक्ति पूछताछ करने आया है उसको बता रहा है कि वन मॉर्निंग, एक प्रातःकाल को तो भाई क्या हुआ, आई मिस्ड हिम, मैंने उसे बड़ा मिस किया, आई मिस्ड मैंने याद किया, हिम यानी किसके लिए आ रहा है, ग्रे के लिए, मैंने ग्रे को याद किया, ऑन द कस्टम्ड हिल यानी जो परिचित पहाड़ी है, कस्टम्ड हिल परिचित पहाड़ी यानी उस पहाड़ी पर जिस पर रोज आया करता था, जिसको मैं जानता था, तो वहां पर उस पहाड़ी पर मैंने उसे क्या किया, मिस किया। अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री, मैंने क्या किया, कहाँ कहाँ मिस किया उसे, अलोंग द हीथ जो बंजर भूमि के सहारे, वहां उसके निकट, एंड नियर हिज फेवरेट ट्री उसके जो पसंदीदा वृक्ष था उसके निकट भी उसे मिस किया। अनदर केम, फिर क्या हुआ, दूसरी प्रातःकाल आई, अनदर केम यानी दूसरी प्रातःकाल आई, नॉर येट बिसाइड द रिल नॉर अप द लॉन नॉर एट द वुड वॉज ही, ना तो वो किसी भी रिल यानी छोटी नदी के निकट था, ना ही वो किसी मैदान पर खड़ा था, ना ही उसको जंगल में देखा, तो वो इन सब जगह कहीं भी नहीं था। वो अगले सुबह क्या हुआ, उसने उसे चेक किया होगा उसने देखने के लिए, तो छोटी नदी नाले के निकट भी नहीं था, मैदान पर भी नहीं था, और ना ही किसी जंगल में लेटा हुआ था, कहीं पर भी नहीं था। फिर द नेक्स्ट उसके अगले दिन क्या हुआ, विद डरजेज ड्यू इन सैड एरे, डरजेज ड्यू यानी मृत्यु गीत के साथ, इन सैड एरे शोकाकुल जुलूस में, शोकाकुल जुलूस में मृत्यु गीत के साथ, स्लो धीरे धीरे थ्रू द चर्च वे पाथ यानी जो चर्च का रास्ता है उसकी तरफ से, वी सा हमने देखा, हिम उसे बोर्न यानी ले जाते हुए, क्योंकि वो मर गया था, थॉमस ग्रे मर गया था। और हमने क्या किया, अगले दिन डरजेस ड्यू यानी मृत्यु गीत के साथ, यानी हमने देखा एक जुलूस जा रहा था जिसमें मृत्यु गीत लोग गा रहे थे और जुलूस निकल रहा था, शोक जुलूस निकल रहा था, धीरे धीरे उसको चर्च के रास्ते के पास से ले जा रहे थे, हमने उसे वहां पर देखा। अप्रोच एंड रीड, अब वो वृद्ध व्यक्ति किससे कह रहा है, वो जो व्यक्ति पूछताछ करने आया उससे कह रहा है कि अप्रोच, अरे पहुंचो, एंड रीड और जाके पढ़ लो, अप्रोच यानी पहुंचो जल्दी से, एंड रीड और पढ़ लो, द ले यानी क्या है, गीत को, उस गीत को जल्दी से पढ़ लो, किस गीत को, ग्रेव्ड जो कि कुरेदा गया है, अंकित किया गया है, ऑन दी स्टोन यानी किस पर, उस पत्थर पर, बीनीथ यॉन एज्ड थॉर्न, एज्ड यानी प्राचीन जो थॉर्न है, थॉर्न क्या यहाँ पर, हाउ थॉर्न का एक पौधा होता है गाइस, पेड़ होता है, उसके नीचे उसकी कब्र रखी है, उस पर एक जो पत्थर है ना उस पर एपिटेफ, मतलब जो एपिटेफ वगैरह होते हैं लिखे जाते हैं मरने के बाद, तो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो वो वृद्ध आदमी कह रहा है कि अप्रोच, अरे जाके पहुंचो, रीड पढ़ लो उसको, फॉर दाउ कैन रीड, अब ये जो ब्रैकेट में लाइंस दी गई ना, फॉर दाउ कैन रीड, ये इसलिए दी गई है क्योंकि वो वृद्ध व्यक्ति कह रहा है कि जाओ तुम तो पढ़ लो, क्योंकि फॉर दाउ कैन रीड, क्योंकि तुम तो पढ़ सकते हो भाई, हम तो अनपढ़ हैं, हम नहीं पढ़ सकते कि उस एपिटेफ पर क्या लिखा गया है, लेकिन तुम तो पढ़ सकते हो, तो जल्दी जाके पहुंचो और उस गीत को जल्दी से पढ़ लो जो कहाँ पर कुरेदा गया है, उस पत्थर पर, जो पत्थर कहाँ पर है, जो नीचे है, उस पेड़ के नीचे, हाउथॉर्न का जो पेड़ है ना उसके नीचे, आप एक फोटो देखिए गाइस स्क्रीन पर, यस यही होता है गाइस हाउथॉर्न का पौधा, इसके नीचे जो थॉमस ग्रे है उसकी कब्र लेट पड़ी हुई थी, यानी उसको वहां पर दफन किया गया था, उस पर एक एपिटेफ था, यानी पत्थर सा होता है एक, जिस पर कुछ लिखा जाता है हर किसी जो मर जाता है उसके बारे में, तो एपिटेफ में जो लिखा हुआ ना उसके लिए कह रहा है वृद्ध व्यक्ति कि तुम जल्दी से जाओ और वहां पर चेकआउट करो कि क्या क्या लिख रहा है, तुम तो पढ़ सकते हो भाई, तुम तो जाओ और पढ़ो उस चीज को, ठीक है गाइस। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा जो एपिटेफ, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा एपिटेफ पर होगा, यानी उसकी कब्र पर क्या क्या लिखा हुआ था, उस जो एपिटेफ पत्थर जो था ना जिसके बारे में वृद्ध व्यक्ति बता रहा है उस पर क्या क्या लिखा गया है, वो हम पढ़ेंगे हमारे पार्ट 3 में, यानी जो इस पोएम का जो 3 पार्ट है, यानी 3rd जो वीडियो आएगी हमारी वो एपिटेफ पर ही आएगी पूरी वीडियो, ठीक है।
यस, तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगी फटाफट से। और गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। तुम लोग वीडियो देखते रहते हो और सब्सक्राइब नहीं करते यार, जल्दी से कर दो, ठीक है। आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जाके, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना ना भूलो, ठीक है। यस, आई होप गाइज अच्छे से आ गया। कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे लिख देना आप, ठीक है। और अगर आपको किसी भी पोएम पर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो फटाफट मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अपनी उसी पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट पार्ट एपिटेफ आएगा। और गाइज उसके बाद आपको जो भी मतलब किसी भी चीज़ पर आपको टॉपिक पर चाहिए ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, कौन से इंडियन पोइट पर या अमेरिकन पे आपको चाहिए ना, किसी भी पोइट पर आपको कोई भी पोइट्री चाहिए तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैंशन कर देना। आई होप गाइज यू विल एन्जॉय गाइज। और गाइज चलो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइज एंड टेक केयर।